मुकाम मिल जाए भटकते भटकते ही सही, मुकाम मिल जाए भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम एक खास चर्चा पे, खास मुद्दे पे बात करेंगे। क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन को देखेंगे। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। तो चलिए आइए इस चैप्टर की शुरुआत करें। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटीं। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765, आप देख सकते हैं 1765 एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों में को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें क्या बताते हैं? मानचित्र आप देख सकते हैं क्या क्या मेंशन है, अभी आपको एक बार दोबारा हम डिस्कस करेंगे मानचित्र के बारे में। आगे यहाँ पर मेंशन है, देखिए मानचित्र दोनों बनाए गए हैं, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। कहते हैं ये मानचित्र यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक जो है बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707, यहाँ आप देख सकते हैं 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, से 1761 यानी कि कब, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि दो चीजें हमें याद रखना है, एक 1761 और एक 1707, ये दोनों घटनाएं हमें याद रखना है। मुगल साम्राज्य और प्रवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, इसको हम पढ़ेंगे नए हेडिंग को, मुगल साम्राज्य और प्रवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा होगा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई के लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और अन्य प्रशासन यानी दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालय पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य की विशाल क्षेत्रों पर उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपने स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थीं। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपने स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदार व अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकार इस बदलाव को रोक ना सके। भरपूर फसलें और खाली तिजोरियाँ, इसको देख लेते हैं। भरपूर फसलें और खाली तिजोरियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि भरपूर फसल जो है पर्याप्त मात्रा में हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी राजकोष खाली पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि क्या बातें की जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं। उन्हें किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसा कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है।
जब तक कि वह साहूकार का कर्ज ना चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यप किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उनसे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने कब अटैक किया, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 1739 में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। यानी कि 2 डेट हम याद रखेंगे। दोनों डेट कौन कौन से, 1739 कब जब नादिर शाह ने अटैक किया था, और 1748 से 1761 के बीच जब किसने, अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार अटैक किया था। इन दोनों चीज़ों को हम याद रखेंगे। नादिर शाह की दिल्ली पर आक्रमण, नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर जो आक्रमण किया था उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक करके कितना जो है प्रभावित किया था। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष में जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस प्रकार किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, यानी कि मयूर सिंहासन भी इसी में था, आप यहाँ देख सकते हैं। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब वह दर्दनाक हालत में आ गए। इन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाक का नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। ये नादिर शाह के द्वारा जो अटैक किया गया था उनसे संबंधित बातें हैं कि किस तरह से उसने जो है प्रभावित किया था। साम्राज्य पर अब आगे देखते हैं। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिबद्धता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी, तुर्क मूल के। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने थे। यानी कि 2 गुटों में पूरा दरबार बटा हुआ था, एक ईरानी और दूसरी तुरानी। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह यानी फखरुद्दीन 1713 से 1719, इसके टाइम पीरियड को आप याद रखेंगे, 1713 से 1719, और आमतौर पर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई, और 2 अन्य बादशाहों यानी अहमद शाह 1748 से, इसका टाइम पीरियड क्या है आप देख सकते हैं, 1749 से 1748 से 1754, और अहमद शाह द्वितीय जो था इसका है 1759 से 1861, 1759 से 1861 इसका टाइम पीरियड देख सकते हैं आप। को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। कहाँ अवध, बंगाल और हैदराबाद देख सकते हैं। अब हम देखेंगे राजपूतों के बारे में कि राजपूतों की कैसी स्थिति रही। बहुत से राजपूत, इनके बारे में देख लेते हैं, राजपूतों के बारे में।
बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपनी पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713, आप इस डेट को याद रखेंगे, बादशाह जहांदार ने 1713 ईस्वी में इन राजाओं 1713 में इन राजाओं ने इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वेतन के पास पड़ोस के उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने जहांगीर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया और दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। 1740 में मराठों के दबाव के परिणाम स्वरूप। अब आगे हम देखेंगे, आगे की बात करते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। जयपुर के राजा जयसिंह की बात कर लेते हैं। लिखा देखिए 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन, राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। अब आज़ादी हासिल करना देख लेते हैं। आज़ादी, ये आप मेहरगढ़ किला जोधपुर का देख सकते हैं जो आपको दिख रहा है। सिखों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये मेहरगढ़ का किला है, आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और ये सिख के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इसमें पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 यानी कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में आप देख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों यानी कि पहले जत्थों को में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थीं? दल खालसा कहलाती थीं। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें सामूहिक निर्णय को कहा जाता था गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव। क्या कहा जाता था? गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये सब बातें सिखों से संबंधित थी। अब आगे आप देख सकते हैं, यहाँ चित्र दिया गया है 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का। जैसे महाराजा रणजीत सिंह की तलवार बगल में आप देख सकते हैं यहाँ। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन ने उनके भाग्य में है। क्या कहा उन्होंने कि शासन उनके भाग्य में है,
इसने कहा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि इस सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदर्शों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। मराठों के बारे में अब देख लेते हैं। मराठों के बारे में क्या है प्रमुख बातें। मराठा एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। छत्रपति जो है शिवाजी महाराज 1630 से जिनका टाइम पीरियड था 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठा की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बलों का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बनाया। मराठा राज्य की क्या हुई, राजधानी बनाया गया। इस बात को भी आप देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि मुगलों के किलाबंदी इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे और काफी सफलतापूर्वक साम्राज्य की सत्ता को जो है छत पहुंचाई। 1720 के दशक तक जो है मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीपीय के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 आप देख सकते हैं 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब में, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण कर्नाटक और तमिलनाडु एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीकों के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य की इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठा का शासन सुरक्षित हो जाता, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठों अभियानों ने उस क्षेत्र की स्थिति, शहर के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय से फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर
पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़कर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को सम्मिलित कर लिया। यानी पूर्व में क्या, लखनऊ और इलाहाबाद को सम्मिलित कर लिया। आगे और देख लेते हैं हम लोग पेज जाट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जाट के बारे में पढ़ेंगे, जाटों के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपनी सत्ता क्या किया उन्होंने भी सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली की पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभाव दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा के शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया। वही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। तो यहाँ याद आप रखेंगे कि जो है दीग में जो है जाटों ने अंबर और आगरा के शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल जो है बाग महल बनाया था। कहाँ पर, दीग, यहाँ देख सकते हैं आप। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ देखेंगे कि जो है पूरी जो आपका पूरा चैप्टर था यहाँ समाप्त हो जाता है। अब कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उसको हम देख लेंगे कि देखिए 18वीं शताब्दी का जो है दींग का राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन की जो है बंगला गुम्मद पर गौर करें। ये जो बातें दी गई हैं यहाँ इसके बारे में ये बताया जा रहा है। आप इसके साथ प्रमुख जो मराठा राज्य करता थे इनको याद रखेंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से जो है 1680, इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ पर आप इसको देखेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज जो है 1681 से 1689, छत्रपति राजा राम महाराज 1689 से 1700, महारानी जो है महारानी ताराबाई जो 1700 से 1761, छत्रपति साहू महाराज 1682 से 1700 जो है 49। ये जो आप देखेंगे इम्पोर्टेंट है। ये जो सोर्स लिया गया है मजूमदार आरसी की बुक से लिया गया है। चौथा आप देख सकते हैं पूरा कर हुआ करता था, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। स्वदेश मुखी को आप देख सकते हैं, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाला भू राजस्व। इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण ये सब शब्दावलियाँ थी और आपको दिखा दें जो इसमें इम्पोर्टेंट है कुछ बातें। और ये सब एनसीईआरटी की मुख्य बातें रहीं जो आज हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ये एनसीईआरटी था क्लास 7 चैप्टर नंबर 8। इस बुक को हमने जो है इस चैप्टर को हमने डिटेल से पढ़ा। आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करते रहेंगे और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो है मास्टर प्लान पे बने रहें। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।